उपसहसंयोजक यौगिकों में केंद्रीय धातु परमाणु या केंद्रीय आयन को देखते हैं। सबसे पहले एक काम कर लेते हैं, एक उपसहसंयोजक यौगिक के स्ट्रक्चर को देख लेते हैं, फिर उसमें हम लोग जान पाएंगे कि केंद्रीय धातु परमाणु या केंद्रीय आयन क्या होता है। देखो बेटा, एक हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ रखा है उपसहसंयोजक यौगिकों में से K4FeCN6, यह है एक उपसहसंयोजक यौगिक। और इस उपसहसंयोजक यौगिक का अगर स्ट्रक्चर बनाएं हम लोग तो बेटा इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से प्राप्त होता है, 4K+ और ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है Fe, और बेटा 6 Cn है, तो 6 Cn देखो कुछ इस प्रकार से Cn Cn, तीसरा, चौथा Cn, पांचवा Cn और ये छठवां Cn, और ये सारे के सारे Cn Fe के थ्रू या Fe के द्वारा सहसंयोजक उपसहसंयोजक आबंध से जुड़े होते हैं। अच्छा, उपसहसंयोजक आबंध आप लोगों ने पढ़ा भी था। उपसहसंयोजक आबंध एक ऐसा आबंध होता है जिसमें साझे के इलेक्ट्रॉन एक ही परमाणु देता है, और इस बॉन्ड को डेटिव बॉन्ड भी कहते थे और तीर के निशान से इसको रिप्रेजेंट भी करते थे। और बेटा इस पर लिख सकते हैं 4 माइनस चार्ज की, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस चार्ज को कितनी बार लिख सकते हैं, 4 बार। ये भी अर्थ दोनों का सही है। तो ये 4 बार लिखने से अच्छा मैं क्या कर लेता हूँ, ऐसा भी लिखता हूँ माइनस चार्ज 4, कि ये माइनस चार्ज जो लगा है वो 4 बार लगा हो, ये स्ट्रक्चर होता था। अब इस स्ट्रक्चर में से मुझे पहचानना है केंद्रीय धातु परमाणु क्या होता है। तो बेटा केंद्रीय धातु परमाणु खुद देखो, इसको आयन तो ये बाहर कर दो, इसके बाद ये जो हिस्सा बचा हुआ है इस हिस्से में अगर ध्यान से देखा जाए तो बेटा इन सभी Cn, इन 6 Cn परमाणुओं के समूह को बोलते हैं लिगैंड। इसको ध्यान रखेंगे, बाद में इसको भी पढ़ेंगे लिगैंड क्या होता है। अभी के लिए इतनी बात ध्यान रखेंगे, 6 Cn जो एटम्स के ग्रुप हैं इनको हम लिगैंड बोलते हैं, और लिगैंड के बीचों बीच जो धातु का एटम रखा रहता है हम उसे बोलते हैं केंद्रीय धातु परमाणु। और कोई पूछता है केंद्रीय धातु परमाणु होता क्या है, तो उसको देखो परिभाषित कैसे करते हैं, क्या बोलते हैं कि वह धातु परमाणु जो लिगैंड के साथ कौन से बॉन्ड से जुड़ा रहता है, उपसहसंयोजक आबंध द्वारा जुड़ा होता है। उपसहसंयोजक आबंध या डेटिव बॉन्ड लिख सकते हैं ऐसा। वह धातु परमाणु जो लिगैंड के साथ किसके द्वारा जुड़ा होता है, उपसहसंयोजक आबंधों से जुड़ा होता है, उसे हम कहते हैं केंद्रीय धातु परमाणु, या इसको केंद्रीय धातु क्या बोल सकते हैं, आयन। तो केंद्रीय धातु आयन को अगर परिभाषित करने के लिए कहेगा तो हम बताएंगे, क्या बोलेंगे, वह धातु परमाणु, वह धातु परमाणु या आयन, आयन जो लिगैंड्स के साथ पूछता है कौन से बॉन्ड से जुड़ा होता है, तो हम बताएं लिगैंड के साथ उपसहसंयोजक आबंध से जुड़ा होता है, उपसहसंयोजक आबंध से जुड़ा होता है, केंद्रीय धातु परमाणु कहलाता है, जुड़ा होता है केंद्रीय धातु परमाणु कहलाता है, केंद्रीय धातु परमाणु। बेटा इसको केंद्रीय धातु आयन भी लिख सकते हैं, केंद्रीय धातु परमाणु कहलाता है। अभी पूछ लेता है कि हमारे फॉर्मूले पर केंद्रीय धातु आयन कौन सा है या केंद्रीय धातु परमाणु क्या है, तो हम बताएंगे, इसको एग्जाम्पल में लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, K4, अगर FeCN6 के फॉर्मूले को देखा जाए तो इसमें से Fe केंद्रीय धातु परमाणु है, जो Fe है वो केंद्रीय धातु परमाणु है।
हाँ, अगर फॉर्मूला चेंज हो गया तो बेटा फॉर्मूले के चेंज होने पर केंद्रीय धातु परमाणु भी बदल जाता है। जैसे अगर हम फॉर्मूले को थोड़ा सा चेंज करें, एक फॉर्मूला बेटा मेरे पास और एग्जाम्पल के लिए क्या है, इसको ऐसे लिख सकते हैं CuNH3 SO4। अगर ये फॉर्मूला दे देता है, इसमें से पूछ लेता है कि भैया इस एक काम कर दो, हमको बता दो केंद्रीय धातु परमाणु कौन सा है, तो इसमें से बता सकते हैं में केंद्रीय धातु परमाणु, केंद्रीय धातु परमाणु Cu कॉपर है। केंद्रीय धातु परमाणु कॉपर है। तो मैंने इस प्रकार से केंद्रीय धातु परमाणु को पहचान लिया है। अगर केंद्रीय धातु परमाणु होता क्या है, अब देखो क्या होगा, इस फॉर्मूले पर NH3 कितने लगे हुए हैं, 4, और 4 NH3 ने किसको घेर रखा होगा, कॉपर को। तो क्योंकि 4 NH3 ने कॉपर को घेर रखा होगा, मैं इसलिए जान सकता हूं कि केंद्रीय धातु परमाणु कौन सा है, कॉपर है। एक और इसमें से इंपॉर्टेंट चीज लिखेंगे, इस बात को भूलेंगे नहीं, ये हम लोगों से काफी बार पूछा गया है। क्या पूछा गया, देखो इस बात को ध्यान देंगे। क्या मैं लिख रहा हूं, केंद्रीय धातु परमाणु, केंद्रीय धातु परमाणु, परमाणु, या आप ऐसा बोल सकते हैं केंद्रीय धातु आयन, लुईस अम्ल की तरह व्यवहार को प्रदर्शित करता है। केंद्रीय धातु परमाणु या केंद्रीय धातु आयन लुईस अम्ल की तरह व्यवहार को प्रदर्शित करता है। प्रदर्शित करता है। देखो अब इस बात पर भी आ जाती है, हमने लिख तो लिया है, क्या लिखा है कि केंद्रीय धातु परमाणु या आयन जो भी होता है वो किसकी बात व्यवहार करता है, लुईस अम्ल की तरह। अम्ल को तो आप जानते ही होंगे, अम्ल की प्रारंभिक अवधारणा आपने पढ़ रखी थी। आर्हेनियस के अनुसार अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जल में घुलकर कौन सा आयन देते हैं, H+ आयन, आप उनको अम्ल कहते हैं। और जो जल में घुलकर OH- आयन देते थे उनको क्या कहते हैं, क्षार। ऐसे ही एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था लुईस, और लुईस ने अम्ल और क्षार की भी अवधारणा दी थी। अम्ल और क्षार की अवधारणा क्या थी मैं बता दूं, कहता था कि वे पदार्थ, वे परमाणु, या ऐसा कुछ बोल सकते हैं, वे अणु, परमाणु या आयन जिन पर इलेक्ट्रॉन युग्म की कमी पाई जाती है, या वे अणु, परमाणु या आयन जो रासायनिक प्रक्रियाओं के दौरान इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करते हैं। भाई इलेक्ट्रॉन युग्म को कौन ग्रहण करेगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन युग्म की क्या होगी, कमी। तो चाहे आप ऐसा भी बोल सकते हो कि इनके पास इलेक्ट्रॉन युग्म की कमी रहती है, और या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि ये सामान्य रासायनिक अभिक्रियाओं में इलेक्ट्रॉन युग्म को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। इलेक्ट्रॉन युग्म का मतलब समझते हैं ना, इलेक्ट्रॉन के जोड़े को, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के जोड़े को ग्रहण करते हैं हम, ऐसे पदार्थों को क्या बताते हैं, लुईस अम्ल। अब ध्यान देने वाली बात है, हमने केंद्रीय धातु परमाणु या केंद्रीय धातु आयन को लुईस अम्ल क्यों बोला है, क्योंकि देखो इसका डेटिव बॉन्ड का अर्थ क्या है कि साइनाइड समूह ने या CN समूह ने अपने एक इलेक्ट्रॉन युग्म को किसको दिया है, Fe को, या दूसरे शब्दों में वो समझ सकते हैं Fe ने CN से इलेक्ट्रॉन युग्म को क्या किया है, लिया है। क्योंकि Fe CN से इलेक्ट्रॉन युग्म को लेता है, अतः Fe लुईस अम्ल है। अच्छा मैं एक बात समझता हूं, इस CN आयन से भी या इस साइनाइड ग्रुप से भी तो Fe ने एक इलेक्ट्रॉन का युग्म लिया है, इस CN से भी लिया, इस CN से लिया, सारे के सारे जितने भी CN ग्रुप लगे हुए हैं, इन सभी ग्रुपों से Fe ने एक एक इलेक्ट्रॉन युग्म को क्या किया है, ग्रहण किया है। क्योंकि इन सभी से एक एक इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण किया है, मैंने इसलिए लिखा है कि केंद्रीय धातु परमाणु लुईस अम्ल की तरह व्यवहार प्रकट करते हैं। अभी मैं यहाँ पे लिखे देता हूँ कि ये आखिर क्यों हमने इसको लुईस अम्ल बताया है, बताएंगे। क्योंकि यहाँ पर जो Fe है वो CN से एक इलेक्ट्रॉन युग्म को क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा है। तो मैं यहीं पर एक बात को बढ़ा देता हूं थोड़ा सा कि क्योंकि संरचना से स्पष्ट है
क्योंकि संरचना से स्पष्ट है, स्पष्ट है कि Fe परमाणु ने Cn समूह से इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण किया है। तो भैया अगर कोई भी पूछेगा आखिर क्या ऐसा रीजन रहा जिसकी केंद्रीय धातु परमाणु को आपने लुईस अम्ल बता दिया, तो हम उसका आंसर कुछ इस प्रकार से देंगे, किया है। अच्छा, किया है के बाद एक और ये बेटा इसमें से लाइन बढ़ा सकते हैं, तो मैं क्या सोचता हूं, मैं उसको अदर नंबर पे डाल दूंगा। ये दूसरा नोट क्या हो सकता है, अगर Fe ने इलेक्ट्रॉन युग्म को दिया है, ग्रहण किया है, क्यों, क्योंकि Fe के पास इलेक्ट्रॉन युग्म की क्या थी, कमी थी। तो यह भी ध्यान देने वाली बात है, Cn के पास इलेक्ट्रॉन युग्म की अधिकता थी, तभी तो Cn ने इलेक्ट्रॉन युग्म दिया है। भाई मैं क्या कहता हूं, मैं आपसे 100 रुपए मांग लेता हूं, आप 100 रुपए कब दोगे, जब आपको लगेगा कि हमारे पास ये जो 100 रुपए हैं ये हमारे काम से कैसे हैं, एक्स्ट्रा, तभी तो आप दोगे। Fe ने लाख इलेक्ट्रॉनों की डिमांड की होगी, लेकिन Cn कब इलेक्ट्रॉन के युग्म को देगा, जब Cn को ऐसा लगेगा कि हमारे पास जितने भी इलेक्ट्रॉन चाहिए थे वो तो है ही, हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन का जोड़ा या एक इलेक्ट्रॉन का युग्म अभी एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, अतिरिक्त है, तभी तो Cn उसको इलेक्ट्रॉन देगा। और जिन परमाणु या परमाणुओं के समूह पर इलेक्ट्रॉन युग्म की अधिकता पाई जाती है, और जिनकी अधिकता पाई जाती है वही तो दे सकते हैं। तो दूसरे शब्दों में ऐसे ही बोल सकते हैं, जिन परमाणु या परमाणुओं के समूहों पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता पाई जाती है, या वे परमाणु या परमाणुओं के समूह जो इलेक्ट्रॉन युग्म देने की क्षमता रखते हैं, बेटा उनको कहते हैं लुईस क्षार। तो हम इस बात को भी लिखेंगे कि केंद्रीय धातु परमाणु तो लुईस अम्ल की तरह व्यवहार करता है, लेकिन केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े हुए जो लिगैंड होते हैं, ये लिगैंड करते हैं लुईस क्षार की तरह कार्य। तो हम इस बात को भी लिखेंगे, जबकि केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े हुए लिगैंड, जबकि केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े हुए लिगैंड लुईस क्षार की भांति, लुईस क्षार की भांति व्यवहार प्रकट करते हैं, व्यवहार प्रकट करते हैं। कोई व्यक्ति बेटा इसका रीजन भी पूछ सकता है, तो भैया इसका कारण बताया जा सकता है। इसका कारण क्या है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन युग्म दाता समूह है। तो इलेक्ट्रॉन युग्म दाता समूह किसको कहते हैं, जिसके पास अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन युग्म होता है और ये बॉन्ड बनाने के लिए या रासायनिक प्रक्रिया के दौरान अपना वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन युग्म को क्या कर देता है, दान कर सकता है। तो इलेक्ट्रॉन युग्म दाता उस समूह को कहते हैं, क्योंकि Cn के पास अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन युग्म होगा और Cn ने Fe के साथ बॉन्ड बनाते समय अपना वो इलेक्ट्रॉन का युग्म Fe को क्या कर दिया, दान कर दिया। इसलिए इलेक्ट्रॉन युग्म दाता होने के कारण हम कहेंगे कि जो लिगैंड होता है वो क्षारीय नेचर में या क्षारीय नेचर का होता है। अभी केंद्रीय धातु परमाणु को हम समझ गए। अब केंद्रीय धातु परमाणु के बाद एक शब्द और हम लोगों के यहाँ आता है। हम लोगों को इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में एक चीज को और पहचानना है, उपसह संयोजक सत्ता, जिसको हम कोऑर्डिनेशन एंटिटी के नाम से जानते हैं। और इसी के साथ एक और है संकुलन परिसर। संकुलन परिसर को उपसह संयोजक परिसर भी कहते हैं और इसको अंग्रेजी में कहते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। अब कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है, इस बात को लिखते हैं सबसे पहले कि संकुलन सत्ता या संकुलन परिसर या उपसह संयोजक सत्ता किसे कहते हैं। तो बेटा सबसे पहले इसको लिखते हैं और समझते हैं क्या होता है।
कहते हैं किसी उप सहसंयोजक यौगिक का वह भाग, किसी उप सहसंयोजक यौगिक का वह भाग जो बड़े कोष्ठक, इसका तो अंदाजा होगा सबको तकरीबन कि बड़ा कोष्ठक क्या होता है, ऐसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं बड़े कोष्ठक को। तो कहता है किसी उप सहसंयोजक यौगिक का वह भाग जो बड़े कोष्ठक के अंदर, बड़े कोष्ठक के अंदर उपस्थित होता है, बड़े कोष्ठक के अंदर उपस्थित होता है। तो मैं क्या सोचता हूं, अगर मेरे पास एक एग्जांपल ये लिखा हुआ है, एग्जांपल भैया, इसी एग्जांपल से लास्ट तक निपटते रहेंगे हम लोग। अच्छा, एग्जांपल को क्या चेंज नहीं किया जा सकता? बिल्कुल चेंज किया जा सकता है। देखो हम लोगों ने चेंज करके एक एग्जांपल और लिखा था, लेकिन मैं क्या सोचता हूं, अभी एक ही एग्जांपल पर ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम्स को देख लेते हैं। अब इसमें से क्या बोलता है कि उप सहसंयोजक सत्ता क्या होती है? कहता है किसी उप सहसंयोजक यौगिक का वह भाग जो बड़े कोष्ठक के अंदर लिखा होता है। तो आपको दिखा ये तो कोष्ठक के कहां है, बाहर, ये वाला हिस्सा दिखा FeCN6, ये जो हिस्सा दिखता है बेटा इसको कहते हैं उप सहसंयोजक सत्ता। और कभी कभी तो हमसे ये भी बोल लेता है कि उप सहसंयोजकता जो होती है, उप सहसंयोजक सत्ता जो होती है वो किन किन अवयवों से मिलकर बनी होती है। तो मैं क्या सोचता हूं, Fe और Cn से मिलकर बनी है ये सत्ता। तो मैं बोल सकता हूं केंद्रीय धातु परमाणु से, और किससे मिलकर बनी होती है, लिगैंड से मिलकर बनी होती है। तो इस बात को भी यहां लास्ट में लिख देते हैं कि जो उप सहसंयोजक सत्ता होती है वो ब्रैकेट के अंदर तो लिखी जाती है, बड़े कोष्ठक के अंदर तो लिखते ही हैं, साथ साथ ये भी बता देते हैं कि ये केंद्रीय धातु परमाणु या आयन और लिगैंड से मिलकर बनी होती है। तो लिखते हैं इसमें से उपस्थित होता है तथा यह केंद्रीय धातु परमाणु या आयन, केंद्रीय धातु परमाणु या आयन और केंद्रीय धातु परमाणु आयन और लिगैंड्स से मिलकर बनी होती है, मिलकर बना होता है, इसको ऐसे लिखते हैं, बना होता है। तो भैया मैं तो इस बात को भी समझ गया कि उप सहसंयोजक सत्ता क्या होती है। बड़े ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ जितना भी भाग होता है हम उसको बोलते हैं उप सहसंयोजक सत्ता। और हाँ, इसमें से एक बात और इसको ध्यान देने लायक है कि पूछता है उप सहसंयोजक सत्ता में से कौन से दो भाग होते हैं। तो बताते हैं पहला भाग होता है केंद्रीय धातु परमाणु या केंद्रीय धातु आयन, और दूसरा होता है लिगैंड। अभी क्या करते हैं कि इसका एक एग्जाम्पल भी लिख लेते हैं। क्या एग्जाम्पल लिखते हैं? देखो मैंने एक एग्जाम्पल यहाँ पे लिख रखा है। सबसे पहले तो अपने एग्जाम्पल पर बताना होगा, तो हम बोलेंगे, लिखेंगे K4 FeCN6 में। अच्छा, इसमें से सबसे पहले देखते हैं कि बड़े ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा है। तो उसी बड़े ब्रैकेट के अंदर जो भी लिखा होगा हम उसे क्या बताएंगे, उप सहसंयोजक सत्ता। कोई पूछेगा उप सहसंयोजक सत्ता क्या है, तो हम इसको बड़े ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ भाग बता देंगे, FeCN6। यही तो है उप सहसंयोजक सत्ता, या जिसको संकुलन परिसर बोलते हैं। अभी एक ध्यान देने वाली बात है, एक एग्जाम्पल को और लिख लेते हैं। मैं तो सोचता हूं इसका भी लिख लेते हैं। क्या है दूसरा? एक एग्जाम्पल और हमारे पास है, दूसरा एग्जाम्पल है CuNH3 का होल 4। ये है बड़े ब्रैकेट में, और इसके बाद लिखा हुआ है SO4। अब इसमें से हमको पता करना होगा उप सहसंयोजक सत्ता क्या है।
तो बेटा इसमें से मैं उपसह संयोजक सत्ता को बता सकता हूँ। उपसह संयोजकता क्या हो सकता क्या है, जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है, तो ब्रैकेट के अंदर हमारे यहाँ फॉर्मूले पर है CuNH3 का होल 4। ये उपसह संयोजक सत्ता को मैंने दोनों फॉर्मूलों में से बता रखा है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज बेटा पढ़ेंगे इसी में से, उपसह संयोजक सत्ता में से एक इंपॉर्टेंट चीज को पढ़ लेते हैं, इसको ध्यान रखना। क्या इंपॉर्टेंट चीज है उसको पहले लिखते हैं फिर समझते हैं। यदि उपसह संयोजक सत्ता में, यदि उपसह संयोजक सत्ता या उपसह संयोजक सत्ता को क्या बोल सकते हो, संकुलन परिसर, संकुलन परिसर में आवेश की उपस्थिति पाई जाए, में आवेश की उपस्थिति पाई जाए, आवेश की उपस्थिति पाई जाए तो इस सत्ता या परिसर को, इस सत्ता या परिसर को संकुल आयन कहा जाता है। संकुल आयन कहा जाता है। तो बेटा एक इंपॉर्टेंट चीज है, कभी कभी पूछता है संकुल आयन क्या होता है। अब संकुल आयन जैसे ही बोल देता है तो मेरे पास क्या, सबसे पहले मुझे पता है उपसह संयोजक सत्ता या उप संकुलन परिसर किसको कहते हैं। अब संकुलन परिसर या उपसह संयोजक सत्ता पर अगर आवेश पाया जाए या किसी भी प्रकार का चार्ज पाया जाए तो उस चार्ज के पाए जाने पर वो जो चार्ज ग्रुप बनेगा जाके पूरा, उस चार्ज ग्रुप को हम क्या बोलेंगे, संकुल आयन। जैसे मैं बनाकर दिखा देता हूं, हमारे यहां सबसे पहले उपसंयोजक सत्ता क्या थी, FeCN6 और बेटा इस पर चार्ज होता है 4 माइनस चार्ज। अगर इस पर 4 बार माइनस चार्ज है, अभी देखो माइनस चार्ज नहीं लिखा था, हम लोग इसको क्या बता रहे थे, संकुलन परिसर या उपसंयोजक सत्ता। लेकिन जैसे इस पर चार्ज देखा गया, मुझे तुरंत याद आ गया कि यदि उपसंयोजक सत्ता पर या संकुलन परिसर में आवेश की उपस्थिति पाई जाए तो इस सत्ता या परिसर को हम क्या कहते हैं, संकुल आयन। तो भैया ये इसको क्या बताओगे, ये क्या है, संकुल आयन। अब बात आती है संकुल आयन कितने प्रकार का हो सकता है। तो बेटा क्योंकि चार्ज के बेसिस पे संकुल आयन को बताया गया, चार्ज होगा तो संकुल आयन बना और किस प्रकार का है। ऐसा भी बोल सकते हैं कि संकुल आयन मेनली कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का, एक धनावेशित संकुल आयन और दूसरा ऋणावेशित। तो ये किस प्रकार का आवेशित संकुल आयन है, ऋणावेशित। बेटा एक साइड में जैसे धनावेशित संकुल आयन बना लेते हैं, CuNH3 का होल 4 और बेटा इसको लिख सकते हैं डबल प्लस, ये धनावेशित हो गया। कभी कभी क्या होता है, कोई कोई ऐसी सत्ता या परिसर आ जाती है जिस पर चार्ज हो ही नहीं सकता किसी प्रकार का। मतलब मैं क्या सोचता हूं कि इस कंपाउंड के में माइनस चार्ज है, किसी कंपाउंड में प्लस चार्ज है, ये धनात्मक संकुल आयन है, ये सॉरी ऋणात्मक संकुल आयन, ये धनात्मक संकुल आयन है। कभी कभी तो आपको ऐसा सत्ता या परिसर मिल जाता है जो कभी चार्ज हो ही नहीं सकता है, आवेशित हो ही नहीं सकता है। तो ऐसे प्रकार के संकुल आयन को हम उदासीन संकुल आयन कहते हैं। एक एग्जाम्पल हम लिखे देते हैं इसका, NiCO, थोड़ा सा O बड़ा सा बना लेते हैं, CO4। अभी बात है कि NiCO4 क्या आयनों में ब्रेक हो सकता है, ये किसी भी प्रकार का आयन नहीं बनाएगा। तो अकॉर्डिंग टू चार्ज मैं देखता हूं तो मुख्य प्रकार से हमें संकुल आयन कितने प्रकार के मिलते हैं, 2, एक ऋणावेशित संकुल आयन, एक धनावेशित संकुल आयन। लेकिन क्या है कि कभी कभी कोई कोई ऐसा भी संकुल ग्रुप हमें मिल जाता है जिसमें से आयन चार्ज कभी आ ही नहीं सकता, और क्योंकि उसमें कभी चार्ज आ नहीं सकता है तो हम उसको कौन सा आयन बोल सकते हैं, उदासीन संकुल आयन। तो उदासीन संकुल आयन का अगर एग्जाम्पल पूछेगा तो वहां किनारे की ओर मैंने उदासीन संकुल आयन को एग्जाम्पल में लिख दिया है, ये हो गया उदासीन संकुल आयन।
अब इसके बाद मैं नेक्स्ट नंबर पढ़ता हूं, क्या कहता है, अगली हेडिंग आती है, कहता है आयन मंडल क्या होता है। आयन मंडल, आयन मंडल को क्या बोल सकते हो, आयन स्फीयर। अब भैया आयन मंडल को क्या है बेटा, अभी कि हम लोग किसी भी उपसहसंयोजक यौगिक में जितने भी पार्ट आते जा रहे हैं, जितने भी भाग उसके आते जा रहे हैं, पहले तो हम उन्हीं भागों को पढ़ रहे हैं। अब आयन मंडल क्या होता है, इसको पढ़ते हैं एक रासायनिक अभिक्रिया के दौरान। अगर रासायनिक अभिक्रिया के दौरान पढ़ोगे, मैं क्या सोचता हूं कि आयन मंडल को एक्सप्लेन कर पाना बहुत सरल है, और मैं बिना रासायनिक अभिक्रिया के अगर आपको बताना चाहूं तो हो सकता है ये आपको कठिन लगे। तो क्या मैं तो वो काम करूंगा जो मुझे सबसे सरल लगेगा, कि जिससे आपको भी कठिनाई ना हो। तो मेरे पास एक फॉर्मूला है, कहोगे सर जी इस फॉर्मूले के ऊपर तो बिल्कुल आप लोग सारे के सारे एग्जाम्पल देने वाले हो लगता है। बिल्कुल सही है, जितने ज़्यादा से ज़्यादा मुझे फॉर्मूले मिलेंगे, जितने ज़्यादा से ज़्यादा मुझे एग्जाम्पल मिलेंगे, मैं इसी फॉर्मूले पर बेस्ड रखूंगा। अभी क्या है, इसका आपने आयनन कराया है, आयनन कर समझते हैं ना। आयनन का मतलब है इसको आयनों में क्या कर पाना, ब्रेक कर देना। बेटा जब इसको आयनन कराया जाता है या आयनों में ब्रेक होता है, आप चाहें तो रिवर्सिबल एरो लगा सकते हैं। आयनाइजेशन की जो रिएक्शन होती है वो रिवर्सिबल हमेशा रहती है। क्यों रिवर्सिबल रहती है, इसको लिख लेते हैं फिर देखते हैं। वैसे तुमको क्या लगता था ये उपसहसंयोजक यौगिक है क्या, इसका K4 Fe और Cn ये सभी आयनों में टूटेंगे? नहीं टूटेंगे, क्योंकि ये जटिल आयन, जटिल कंपाउंड है। तो 4K पॉजिटिव चार्ज एंड FeCN 6 4 निगेटिव चार्ज, इस प्रकार से ये आयनाइज्ड होता है। 4 ऋण चार्ज बनकर तैयार होते हैं। अब आयनाइज होने के बाद मैंने आप लोगों से पूछा था ये कौन सा आयन है, आप पहले ही लेक्चर में बता रहे थे ये कौन सा आयन है, सरल आयन। हम पूछे थे ये कौन सा आयन है, तो बेटा इसके बहुत सारे नाम लिखे थे, 3-4 नाम लिखे थे। जटिल आयन, अगर आपको सही लगे क्या इसका नाम संकुल आयन रख दिया जाए। क्यों संकुल आयन, देखो बड़े ब्रैकेट के अंदर ही लिखा हुआ है, इसका मतलब उपसहसंयोजक सत्ता है और साथ में क्या है, चार्ज आवेश भी है। तो उपसहसंयोजक सत्ता पर जब आवेश आता है तो हम इसे कौन सा आयन बोलते हैं, संकुल आयन। बेटा अगर मैं इसका नाम एक और लिखना चाहूं, हालांकि लिखेंगे नहीं, इसको सुनेंगे केवल, इसका नाम है उपसहसंयोजक आयन। तो इस 3 नामों से इसको जानते हैं। अभी ध्यान देने वाली बात है कि आयन मंडल किसे कहते हैं। परिभाषा के दौरान आयन मंडल को बताना बिल्कुल आसान है। ये वाला अवयव देखा ही पड़ रहा है आपको, यही आयन मंडल है। मैं क्या बताऊंगा, देखो परिभाषा कैसे बताऊंगा कि जब किसी उपसहसंयोजक यौगिक का क्या कराया जाता है, आयनन, तो उपसहसंयोजक यौगिक 2 प्रकार के आयनों में टूटता है। पहला आयन कौन सा आयन होता है, जटिल आयन, और दूसरा आयन कौन सा होता है, सरल आयन। तो इस आयनन प्रक्रिया के दौरान प्राप्त सरल आयन को ही क्या बोलते हैं, आयन मंडल। मैं दोबारा से इस बात को रिपीट किए देता हूं, क्या कि जब किसी कैसे यौगिक का, उपसहसंयोजक यौगिक का क्या कराया जाता है, आयनन। आयनन का मतलब समझते हो, आयन्स में ब्रेक कराया जाता है। तो कितने प्रकार के आयन मिलते हैं, 2 प्रकार के। पहला आयन जटिल आयन और दूसरा आयन, और उस सरल आयन को ही हम क्या बोलते हैं, आयन मंडल। अच्छा मैं पूछता हूं आप लोगों से एक क्वेश्चन, ये तो सरल आयन हो गया, इसको आयन मंडल बोल दिया। इस जटिल आयन को क्या बोलते हैं, संकुल आयन। याद रहेगा, संकुल आयन चार्ज के बेसिस पर मुख्य रूप से 2 प्रकार का, और अगर ऑलमोस्ट सभी आयन मंडल को चेक करें, अगर सभी संकुल आयन को चेक करें तो संकुल आयन कितने प्रकार के, 3। एक वो भी संकुल आयन जिसको हम उदासीन बोल सकते हैं, न्यूट्रलाइज संकुल आयन इसको बोल सकते हैं, जिसमें से किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं होता। क्योंकि मेरा आर्टिकल किस पर है, आयन मंडल पर है। एक अभिक्रिया लिखते हैं, आयन मंडल को देखते हैं कौन सा आयन मंडल है, नहीं। और वो दूसरा एग्जाम्पल तो यही वाला रहेगा, ध्यान देना बेटा। Cu बड़ा ब्रैकेट NH3 का होल 4 SO4,
हम बेटा इसका भी क्या कराएंगे, आयनन। आयनन तो सभी बच्चे जानते हैं कि आयनों में तोड़ने की प्रक्रिया क्या होती है, आयनन। और आयनन कराने के लिए किसी भी कंपाउंड का आयनन कराना है, या तो कंपाउंड को जल में घोला गया होगा या किसी ध्रुवीय विलायक में घोला गया होगा। इसका आयन में तोड़ोगे तो बेटा सबसे पहला तो एक जटिल आयन बनेगा NH3 का होल 4, और बेटा पॉजिटिव चार्ज इस पर रहेगा डबल, और साथ में रहेगा SO4 डबल माइनस चार्ज। वैसे मैं क्या पूछता हूं, अगर इसमें से मैं आयन मंडल देख लूं कि आयन मंडल इसमें से कौन है, बेटा किसको लगता है आयन, ये वाला आयन मंडल माना जाएगा? भैया ये तो जटिल आयन है, नहीं जटिल आयन है, आपको देखने से समझ में आ रहा, बड़े ब्रैकेट के अंदर लिखा है। या तो भैया हम इसको जटिल आयन बोले, या तो फिर हम इसको क्या बोलने लगे, संकुल आयन। अगर ये जटिल आयन या संकुल आयन है तो बेटा आयन मंडल कौन सा है, जस्ट बगल में, इसको बोलते हैं आयन मंडल। अब क्योंकि दो दो एग्जाम्पल लिख लिए हैं, परिभाषा एक भी नहीं लिखी है, तो जरूरी है कि एग्जाम्पल के बाद जल्दी से हम उसको परिभाषित भी कर लें। तो परिभाषित करना आसान है, क्या बोलेंगे, यहां से लिखेंगे जब किसी कैसे यौगिक को उपसह संयोजक यौगिक को, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं लिखना चाहता उपसह संयोजक यौगिक तो ना लिखे, वो जटिल यौगिक तो लिख सकता है। जब किसी उपसह संयोजक यौगिक को उपसह संयोजक यौगिक को कहां पर घोला जाता है, या ऐसा लिखा है, चाहे ऐसा लिख लो कि जल में या ध्रुवीय विलायक में घोला जाता है, या फिर ऐसा लिख लेते सह संयोजक का आयनन कराया जाता है। तो सह संयोजक यौगिक का आयनन कराया जाता है, तो आयनन से प्राप्त सरल, तो आयनन से प्राप्त सरल आयन को ही, आयनन से प्राप्त सरल आयन को ही आयन मंडल कहा जाता है, आयन मंडल कहा जाता है। तो बेटा ये हो गया, अगर आपसे कोई पूछेगा कि आयन मंडल क्या किसे कहते हैं, तो आप आसानी से बताओगे कि आयन मंडल होता क्या है, आप फॉर्मूला बताओगे, आयन मंडल के विषय में बताओगे। अभी बेटा क्या करते हैं, एक और नया हेडिंग पढ़ते हैं जिसका नाम है, ये तो काफी फेमस है, लिगैंड। लिगैंड्स, लिगैंड जो है वो एक बहुवचन शब्द है। लिगैंड का मतलब होता है एक से ज्यादा ही आयन जो होंगे वो दाता परमाणु होने वाले हैं, या एक से ज्यादा ही ग्रुप होंगे जो केंद्रीय धातु परमाणु को अपना इलेक्ट्रॉन युग्म दान करेंगे। तो लिगैंड जो अगर ध्यान दोगे, या लिगैंड्स जो है ये एक प्रकार का देखा जाए तो बहुवचन है। अब लिगैंड को अगर परिभाषित करने के लिए कहता है, मेरे पास आसान से एक परिभाषा रखी हुई है, हम उस परिभाषा को यहाँ पर यूज करने वाले हैं। अच्छा, लिगैंड क्या होता है, मैं क्या समझता हूँ, एक से ज्यादा परमाणु है तो हम इसको बोल सकते हैं परमाणुओं का समूह। ऐसा भी हो सकता है कि लिगैंड का काम केवल एक परमाणु भी करे, तो हम लिगैंड के लिए सबसे पहले तो एक शब्द यूज करने वाले हैं, अणु, परमाणु या आयन। लिगैंड कुछ भी हो सकता है, क्या हो सकता है, अणु भी हो सकता है, परमाणु भी हो सकता है और आयन भी हो सकता है। वह अणु, परमाणु या आयन जो केंद्रीय धातु परमाणु के साथ उपसह संयोजक आबंध बनाने के लिए केंद्रीय धातु परमाणु को अपना इलेक्ट्रॉन युग्म क्या कर देता है, दान कर देता है, दे देता है, हम उस अणु, परमाणु या आयन को क्या बोलते हैं, लिगैंड। मैं दोबारा से इसकी परिभाषा पर आ जाता हूं। देखो मैं सबसे पहले इसको बताता हूं। बेटा ये लिगैंड है ना, तीर लिगैंड से किसकी ओर लगा है, केंद्रीय धातु परमाणु की ओर। इसका मतलब है लिगैंड ने अपने इलेक्ट्रॉन युग्म को दान कर दिया है, और दान करते हुए किसको दिया है, केंद्रीय धातु परमाणु को।
तो कुल मिला के मैं क्या सोचता हूं, लिगैंड उसको बताना है जिसके पास इलेक्ट्रॉन युग्म होगा और वो उप सह संयोजक बॉन्ड बनाने के लिए, तीर के निशान वाला बॉन्ड बनाने के लिए अपने उस इलेक्ट्रॉन के जोड़े को, इलेक्ट्रॉन के युग्म को किसको दे देगा, केंद्रीय धातु परमाणु को देगा। क्या तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, ये लो हमसे इलेक्ट्रॉन का युग्म, और इलेक्ट्रॉन को युग्म दे देगा। जो काम ये वाला जो परमाणु, अणु या आयन ये काम कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन के युग्म देने वाला काम कर सकते हैं, हम इनको क्या बताएंगे, इनको कहेंगे लिगैंड। तो लिगैंड को परिभाषित किया जा सकता है, थोड़ी सी जगह है, हम इसको परिभाषित कर सकते हैं। क्या बताएंगे लिगैंड के विषय में, वे अणु, परमाणु या आयन, मतलब अर्थ इसका है लिगैंड अणु भी हो सकता है, लिगैंड परमाणु भी हो सकता है, और लिगैंड क्या हो सकता है, आयन भी हो सकता है। वे अणु, परमाणु या आयन जो उप सह संयोजक आबंध बनाने के लिए, जो उप सह संयोजक आबंध बनाने के लिए, उप सह संयोजक आबंध बनाने के लिए आबंध बनाने के लिए केंद्रीय धातु परमाणु को केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म देते हैं। इलेक्ट्रॉन युग्म का अर्थ समझते हो, एक इलेक्ट्रॉन देते हैं कि इलेक्ट्रॉनों का पूरा जोड़ा दे देते हैं, इलेक्ट्रॉनों का पूरा जोड़ा देना। कम से कम कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। अच्छा ये भी ध्यान देना है, एक इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, ये एक इलेक्ट्रॉन देने वाला लिगैंड नहीं है। या तो इलेक्ट्रॉन कितने देगा, 2, या तो कितने देगा, 4, और या फिर कितना देगा, 6। तो कम से कम इतने इलेक्ट्रॉन जोड़े के फॉर्म में देगा। कभी कोई पूछेगा 1, 3, 5 इलेक्ट्रॉन देगा, भैया नहीं। इलेक्ट्रॉन युग्म का अर्थ है इलेक्ट्रॉनों का क्या दे पाना, जोड़ा। तो कहता आबंध बनाने के लिए केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म दान करता है या दे देता है, दान करता है, लिगैंड कहलाता है, लिगैंड कहलाता है, लिगैंड कहलाता है। तो बेटा एक काम करते हैं, इसको नोट करते हैं, फिर बात करते हैं कि लिगैंड कितने प्रकार का होता है। तो एक काम करेंगे, इसको जल्दी से नोट करेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। आपको लिगैंड के वर्गीकरण के आधार पर नाम सबके लास्ट में लिखे गए, मेनली इसलिए लिखे गए हैं ताकि आप जब भी कोई कंपाउंड में से ये वाले हिस्से आपको मिलने स्टार्ट हो जाए तो आप उसका नाम जानते हो। क्योंकि आप जानते हो बोर्ड एग्जाम में IUPAC नाम पूछता है, और IUPAC नाम जो है वो हर एक अनसॉल्व्ड सेट में आपने देख रखा है। इसका मतलब कोई भी ऐसा सेट आता ही नहीं है जिसमें उप सह संयोजक यौगिकों के IUPAC नाम ना पूछ ले आपसे। तो ये केवल उसलिए लिखे जा रहे हैं कि नाम को पढ़ने में यहीं से सरलता हो जाएगी और थोड़ा सा इंफॉर्मेशन भी मिल जाएगी। जैसे लिगैंड को हमने यहां पढ़ रखा था, लिगैंड क्या होता है। अब बात आती है लिगैंड कितने प्रकार का होता है। तो मैंने यहां लिख भी रखा है लिगैंड का वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन ऑफ लिगैंड्स। अब लिगैंड का वर्गीकरण अगर आवेश के आधार पर देखा जाए तो बेटा मैंने पहले ही बता रखा है, आवेश के आधार पर केवल लिगैंड का ही नहीं, आप चाहे जिस पदार्थ का आवेश के आधार पर वर्गीकरण करोगे, आवेश के आधार पर पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं, धनावेशित, ऋणावेशित और उदासीन। भाई एक पर पॉजिटिव चार्ज हो गए, एक निगेटिव चार्ज वाले हो गए, और एक हो गए डिस्चार्ज जिस पर कोई भी प्रकार का चार्ज नहीं। वैसे ही लिगैंड भी हैं, आवेश के अनुसार 3 प्रकार के लिगैंड है, धनावेशित लिगैंड्स, ऋणावेशित लिगैंड्स और उदासीन लिगैंड्स। अब क्योंकि धनावेशित लिगैंड बेटा बहुत कम मिल पाते हैं, मैं ये नहीं कहता कि है ही नहीं है, को है नहीं तो फिर लिखते कैसे, कम मिलते हैं धनावेशित लिगैंड, तो उनके नाम ध्यान रखें। धनावेशित लिगैंड जो है NO+, अगर धनावेशित लिगैंड NO+ लिख किया जाता है तो इसका नाम क्या बोलेंगे, नाइट्रोसोनियम। एक ध्यान देने वाली बात है, इसमें मैं प्लस चार्ज मिटा देता हूं थोड़ी देर, इसको कहते हैं नाइट्रोसो,
वैसे अगर कोई पूछता है एनो का अर्थ क्या है या इसका नाम क्या है, नाइट्रोसो, लेकिन क्योंकि पॉजिटिव चार्ज होल्ड कर रखा है इसने, नाम के लास्ट में क्या लगाना होता है, ईएम। कभी भी कोई भी ग्रुप एलिमेंट्स एटम्स का ग्रुप होता है अगर पॉजिटिव चार्ज कंटेन करता है, नाम के लास्ट में ईएम लगता ही लगता है। क्योंकि नाइट्रोसो पर पॉजिटिव चार्ज है, नाइट्रोसोनियम बोलते हैं इसको। इस H3O पर प्लस चार्ज है, इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम। देखो फिर से लास्ट में ईएम। लास्ट में मैंने क्या पढ़ा है, NH2 सिंगल बॉन्ड NH3 पॉजिटिव चार्ज, इसमें भी क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है इसको पढ़ेंगे हाइड्रोजीनियम। ध्यान रखेंगे इसका नाम हाइड्रोजीनियम। मैं क्या सोचता हूँ, पॉजिटिव चार्ज के कारण नाम के लास्ट में ईएम 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 लगता ही चला जाता है। नेक्स्ट टाइप के आते हैं ऋणावेशित लिगेंड, CH3COO माइनस चार्ज। अगर मैं सोचता हूँ इसका नाम एसीटेट है, एसीटेट आयन है। वैसे नॉर्मली तो ये एसीटेट आयन है, लेकिन जब ये लिगेंड के रूप में यूज किया जाएगा फिर हम इसको एसीटेट नहीं बल्कि क्या पढ़ेंगे, एसीटेटो। ध्यान रखना इसको। वैसे ये एसीटेट आयन है, लेकिन जब ये लिगेंड के फॉर्म में हमको मिलेगा, लिगेंड के फॉर्म का मतलब है केंद्रीय धातु परमाणु के साथ बैठा होगा, फिर हम इसको एसीटेट नहीं बोल सकते, इसको क्या बोलेंगे, एसीटेटो। C2O4 डबल माइनस चार्ज, ये ऑक्सिलेट आयन है। लेकिन मैंने क्या बोला कि ये ऑक्सिलेट आयन है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन जब ये लिगेंड के फॉर्म में यूज में आएगा हम इसको क्या बोलेंगे, ऑक्सिलेटो। फिर ऑक्सिलेट नहीं बोलेंगे, ऑक्सिलेटो। नेक्स्ट आता है, कहता है उदासीन लिगेंड क्या होता है, ऐसे लिगेंड होते हैं जिन पर ना तो पॉजिटिव चार्ज होता है और ना ही निगेटिव चार्ज होता है। देखो H2O पे क्या पॉजिटिव या निगेटिव चार्ज है, कुछ लोग तो इसको बोलने वाले हैं, कहते हैं जल है, ये बिल्कुल सही है, लेकिन एज ए लिगेंड, जब ये लिगेंड के फॉर्म में यूज किया जाएगा हम इसको क्या बोलेंगे, एक्वा। और जब लिगेंड के फॉर्म में यूज नहीं किया जाएगा इसको आप जल भी बोल सकते हैं, इसको आप हाइड्रेट भी बोल सकते हैं। हाइड्रेट का भी H2O ही अर्थ होता है, तो इस बात को भी ध्यान रखें। बट एज ए लिगेंड H2O इज एक्वा। नेक्स्ट CO, इसको हम क्या बोलते हैं, कार्बोनिल या कार्बोनाइल। अब क्योंकि उच्चारण है NYL वाला तो इसको कार्बोनिल भी बोल सकते हैं और कार्बोनाइल भी बोल सकते हैं, दोनों ही सही है, जो भी आपकी इच्छा हो वो लिख करके आ जाओगे। वैसे तो देखने पर बच्चे कहते हैं ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, लेकिन एज ए लिगेंड जब मैं इसको ढूंढने निकलता हूं तो ये फिर बेटा मेरे लिए कौन सा ग्रुप है, कार्बोनाइल, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं, कार्बोनिल। तो एक काम करेंगे, इनको सबको नोट करेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में मैं क्या करूंगा, मैं बहुत सारे ऐसे ही लिगेंड्स के नाम लिख करके पहले से रखूंगा, और वो लिखने के बाद क्या करेंगे, हम लोग उसको पढ़ेंगे और फिर उसकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि इन यौगिकों के IUPAC नाम कैसे पढ़े जाएं। तो आज की क्लास में बस इतना ही रखेंगे।